आज हम बात करेंगे विधि के सोर्सेज जो हैं उनके बारे में। सामंत ने जो अपने विचार व्यक्त किए हैं, यानी सामंत ने जो विधि के सोर्स का, स्रोतों का वर्गीकरण किया है उसके बारे में। सामंत ने विधि के स्रोतों को दो भागों में विभाजित किया है। पहला औपचारिक स्रोत यानी फॉर्मल सोर्स, और दूसरा भौतिक स्रोत मटेरियल सोर्स, इसे तात्विक स्रोत भी कहा जाता है। भौतिक स्रोत जो हैं उन्हें पुनः सामंत ने दो भागों में वर्गीकृत किया है। पहला तो है ऐतिहासिक स्रोत यानी हिस्टोरिकल सोर्सेज। ये प्राधिकृत नहीं होते, यानी इन्हें आधिकारिक रूप से मान्यता प्राप्त नहीं है कि हम कोर्ट में ये दावा कर सकें केस के अंदर कि ये ऐतिहासिक स्रोत है, इसके आधार पर कोर्ट को निर्णय देने में इन्हें विचार में लेना चाहिए। जैसे जो राइटर्स हैं, विधिवेत्ता हैं, उनके जो लेख किताबें हैं, कृतियां हैं, विदेशी न्यायालयों के निर्णय हैं, ये सब ऐतिहासिक स्रोत के अंतर्गत आते हैं। दूसरा है वैधानिक स्रोत, लीगल सोर्सेज। ये प्राधिकारिक होते हैं, न्यायालय में इनका हवाला, इनका उदाहरण दिया जा सकता है। वैधानिक स्रोत भी चार प्रकार के होते हैं। सबसे पहला तो है विधायन या अधिनियमित विधि, इसे लेजिस्लेशन कहा जाता है या एनेक्टेड लॉ। दूसरा है पूर्व निर्णय, प्रीसिडेंस, इन्हें हिंदी में न्यायिक पूर्व निर्णय या न्यायिक निर्णीतवाद भी कहते हैं। तीसरा है रूढ़िगत विधियाँ यानी कस्टमरी लॉज, ये प्रथा पर आधारित होते हैं। और चौथा है अभिसाम्यिक विधि, कन्वेंशनल लॉ, जैसे स्थानीय विधियाँ होती हैं, संधियाँ होती है आदि। सबसे पहले देखते हैं विधि के औपचारिक स्रोत क्या हैं। सामंत के अनुसार विधि के कुछ स्रोत ऐसे हैं जिनसे विधि अपनी शक्ति या वैधता प्राप्त करती है। इन स्रोतों को सामंत ने औपचारिक स्रोत कहा है। सामंत का तात्पर्य औपचारिक स्रोत से है राज्य की इच्छा और राज्य की शक्ति से है, जो राज्य के न्यायालयों द्वारा निर्णयों के माध्यम से अभिव्यक्त की जाती है। राज्य की इच्छा सामंत के अनुसार जो न्यायालय निर्णय देते हैं वादों में, उनके द्वारा अभिव्यक्त की जाती है। तो सामंत के अनुसार किसी नियम को विधि का रूप प्राप्त होने के लिए सबसे पहले यह आवश्यक है कि यह नियम न्यायालय द्वारा स्वीकार कर लिया गया हो। तो सामंत के अनुसार कोई नियम न्यायालय द्वारा स्वीकृत होने पर ही, स्वीकार्य होने पर ही विधि का रूप धारण कर सकता है। अनेक विधिवेत्ताओं ने इस कथन की आलोचना की है। आलोचकों का कहना है कि यदि संसद कोई विधि बनाकर किसी नियम को पारित कर देती है तो वह आवश्यक नहीं है कि न्यायालय द्वारा भी उसे विधि के रूप में स्वीकार कर लिया जाए। दूसरा है भौतिक सोर्सेज, मटेरियल सोर्सेज ऑफ लॉ। विधि के भौतिक या तात्विक स्रोत वो हैं जिनसे विधि विषयक सामग्री प्राप्त होती है। सामंत ने भौतिक स्रोतों को पुनः दो भागों में विभक्त किया है। पहला ऐतिहासिक स्रोत और दूसरा वैधानिक स्रोत। ऐतिहासिक सोर्स, हिस्टोरिकल सोर्सेज ऑफ लॉ। ऐतिहासिक स्रोत विधि के विकास को प्रभावित करते हैं और विधि निर्माण के लिए जो आवश्यक सामग्री है वो जुटाते हैं। ऐतिहासिक स्रोतों का संबंध विधिक इतिहास से होता है, लीगल हिस्ट्री से। इनका संबंध लीगल थ्योरी, विधिक सिद्धांतों से नहीं होता है। नाम से स्पष्ट है, ऐतिहासिक स्रोत यानी इनका संबंध है विधिक इतिहास से। इसलिए इनके पीछे विधिक मान्यता नहीं होती, यानी ये प्राधिकारिक नहीं होते, ये केवल अनुनयी होते हैं और ये परोक्ष रूप से, इनडायरेक्ट वे में विधि के स्रोत के रूप में कार्य करते हैं। तो इन्हें इनडायरेक्ट सोर्सेज ऑफ लॉ भी कह सकते हैं। इनके उदाहरण हैं जैसे विधिवेत्ता हैं, विधि शास्त्री हैं, सामंत हो गए, ऑस्टिन हो गए,
एलन हो गया, एहरलिच हो गया, ड्यूगिट हो गए, इनकी जो रचनाएं हैं, इन्होंने जो ग्रंथ लिखे हैं, किताबें लिखी हैं, वो विदेशी लॉ रिपोर्ट्स या फिर विदेशी न्यायालयों के निर्णय और पत्र पत्रिकाएं लॉ से रिलेटेड हैं जो, और टिप्पणियां जो की जाती हैं, ये सब ऐतिहासिक स्रोत में सम्मिलित हैं और इनको प्राधिकारिक रूप प्राप्त नहीं है। दूसरा है वैधानिक स्रोत, लीगल सोर्सेज ऑफ लॉ। ये विधि के ऐसे स्रोत हैं जिन्हें विधि द्वारा मान्यता दी गई है। ये प्राधिकारिक होते हैं, अर्थात इन्हें न्यायालय द्वारा मान्यता दी जाती है। सामंत ने वैधानिक स्रोतों के बारे में ये कथन किया है कि वैधानिक स्रोत ऐसे द्वार हैं जिनके माध्यम से नए सिद्धांत विधि में प्रवेश करके कानून का रूप धारण कर लेते हैं। यानी वैधानिक स्रोतों के माध्यम से विधि में नए सिद्धांतों का समावेश होता है। वैधानिक स्रोतों को 4 प्रकारों में विभाजित किया गया है। सबसे पहला है विधायन या लेजिस्लेशन या अधिनियमित विधि, एनेक्टेड लॉ, यानी जो एक्ट आते हैं, जो कानून बन चुके हैं वो। दूसरा है पूर्व निर्णय या नजीरे, पूर्व निर्णय को नजीर भी कहा जाता है। प्रीसिडेंस और केस लॉज जो होते हैं। तीसरा है रूढ़िगत या प्रथागत विधियां, कस्टमरी लॉ। और चौथा है अभिसामयिक विधि यानी कन्वेंशनल लॉ। सबसे पहले बात करते हैं विधायन या अधिनियमित विधि। अधिनियमित विधि राज्य की विधायनी शक्ति द्वारा निर्मित की जाती है, जिसे कानून के रूप में राज्य के सभी न्यायालयों द्वारा मान्य किया जाता है। यानी राय हमारे देश की, भारत का उदाहरण ले तो भारत में संसद जो कानून पारित करती है, विधायिका जो कानून का निर्माण करती है, उसे राज्य में जो जितने भी न्यायालय है उन्हें कानूनों उनके द्वारा मान्य किया जाता है और इसे ही अधिनियमित विधि या विधायन कहते हैं। दूसरा है पूर्व निर्णय या नजीरें, प्रीसिडेंस। न्यायालय किसी वाद में कोई निर्णय देता है तो बाद में आने वाला वाद जिसके तथ्य ठीक उसी प्रकार के होते हैं जैसा पूर्व में जिस न्यायालय ने निर्णय दिया था, तो उस पश्चातवर्ती वाद में पूर्ववर्ती निर्णय को उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है और उसे लागू किया जा सकता है। इससे दूसरे शब्दों में कहें तो न्यायालय द्वारा दिए गए पूर्व निर्णयों को भविष्य में उसी प्रकार के तत्सम वादों में पूर्वोदाहरण के रूप में लागू किया जाता है। पूर्व निर्णयों को न्यायालय द्वारा विधि के रूप में स्वीकार किया गया है। सभी अधीनस्थ न्यायालय अपने वरिष्ठ न्यायालय द्वारा दिए गए विनिश्चयों के अनुसार निर्णय करने के लिए बाध्य हैं, परंतु एक राज्य का उच्च न्यायालय हाईकोर्ट किसी दूसरे राज्य के हाईकोर्ट द्वारा दिए गए पूर्व निर्णय को मानने के लिए बाध्य नहीं है और उच्चतम न्यायालय भी स्वयं के निर्णयों को मानने के लिए, पूर्व निर्णयों को मानने के लिए बाध्य नहीं है। यानी उच्चतम न्यायालय भी युक्तियुक्त आधार पर अपने स्वयं के पूर्व निर्णयों को पलटने के लिए स्वतंत्र है। इसका एक प्रमुख वाद है जिसमें न्यायालय ने अपने पूर्व निर्णयों को बदल दिया था, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, और दूसरा है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। इसके बाद है रूढ़िगत या प्रथागत विधि, कस्टमरी लॉ। इस प्रकार की विधियां उन प्रथाओं से उत्पन्न होती है जो विधि द्वारा व्यावहारिक नियमों के रूप में स्वीकार कर ली गई हैं। जैसे छत्तीसगढ़ में एक आदिम जनजाति में यह प्रथा प्रचलित है कि केवल एक दूसरे के गले में फूलमाला पहनाकर ही विवाह की रस्म पूरी कर ली जाती है।
अतः इस प्रथा को विधि के रूप में वैधता प्राप्त है और ऐसे विवाह को वैध विवाह की संज्ञा प्रदान की जाती है, उसे वैध विवाह माना जाता है। चौथा है अभिसाम्यिक विधि, कन्वेंशनल लॉ। इस प्रकार की विधियां लोगों द्वारा आपसी समझौतों के आधार पर निर्मित की जाती हैं और यह विधि केवल उन्हीं व्यक्तियों के प्रति बंधनकारी होती है जो इस विधि के निर्माण के लिए सहमति व्यक्त करते हैं। इसका एक उदाहरण देखें तो विभिन्न राष्ट्रों द्वारा पारस्परिक संबंधों को संचालित करने के लिए कुछ संधियां की जाती है, उन्हें विधि द्वारा मान्यता प्राप्त है। इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय विधि का आधार स्रोत अभिसमयात्मक विधि ही है। सामंड के अनुसार उपरोक्त 4 स्रोतों से उत्पन्न 4 प्रकार की विधियां ही विधि का प्रमुख स्रोत होती है। इसके अलावा विधियों के कुछ अन्य स्रोत भी हैं, परंतु उन्हें न्यायालय द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं होती, वे केवल मार्गदर्शन का कार्य करते हैं। प्रमुख विधिवेत्ताओं के अभिमत, विदेशी न्यायालयों के निर्णय आदि कुछ ऐतिहासिक स्रोत हैं जो बंधनकारी शक्ति न रखते हुए भी विधि के स्रोत के रूप में विधि की विषय वस्तु को आकार देने में सहायता करते हैं। तो इस प्रकार सामंड का जो विधि के स्रोतों का वर्गीकरण है, सामंड ने विधि के स्रोतों को 2 प्रमुख वर्गों में विभाजित किया है, औपचारिक स्रोत और दूसरा भौतिक स्रोत। भौतिक स्रोत को वापस 2 वर्गों में विभाजित किया है, ऐतिहासिक स्रोत जो प्राधिकारिक नहीं होते जैसे विदेशी न्यायालयों के निर्णय, विधिवेत्ताओं की कृतियाँ आदि, और दूसरा है वैधानिक स्रोत जो प्राधिकारिक होते हैं। वैधानिक स्रोत भी 4 प्रकार के हैं, विधायन या अधिनियमित विधि, पूर्व निर्णय या नज़ीरें, तीसरा प्रथागत विधियां और चौथा अभिसाम्यिक विधि। इस प्रकार हम देखें कि विधि का निर्माण वैधानिक स्रोतों द्वारा किया जाता है और ऐतिहासिक स्रोत केवल सहायक स्रोत के रूप में कार्य करते हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।